दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी एक मॉरल स्टोरी है। जो कहानी है सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बरीड ट्रेजर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बरीड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गड़ा हुआ, उसे बरीड कहा जाता है। और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। बरीड ट्रेजर मतलब कि दबा हुआ खजाना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको आज की स्टोरी में कोई नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर तो आप उसे नोट करें। उसके अलावा यदि स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ फार्मर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना। और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन आ टाइम मतलब कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था। ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड वॉज अवेयर दैट की टू हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन लाइफ वॉज ओनली हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड वॉज अवेयर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है, जहां पर वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। और ये जो सेंटेंस है इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। प्रैक्टिकल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्यावहारिक। ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल मतलब वह बहुत व्यावहारिक था। एंड वॉज अवेयर, अवेयर का मतलब होता है किसी चीज़ से परिचित होना, अवगत होना, किसी चीज़ के बारे में पता होना। और ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं। ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल मतलब वह बहुत व्यावहारिक था। एंड वॉज अवेयर, वो इस बात से परिचित था, वो ये बात जानता था, या कह सकते हैं इस बात से वो अवगत था दैट की टू हैप्पीनेस, की मतलब चाबी या कुंजी, जो हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब समृद्धि। तो वो जानता था कि जो समृद्धि और खुशी की जो कुंजी है इन लाइफ जीवन में, वॉज ओनली हार्ड वर्क, वो क्या है? सिर्फ मेहनत एंड सिंसियरिटी और ईमानदारी है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह बहुत व्यवहारिक और व्यावहारिक था। और वो इस बात को जानता था कि जीवन में समृद्धि और खुशी, जो प्रसन्नता की जो चाबी है, कुंजी है, वो क्या है? वो है मेहनत और ईमानदारी। चलिए आगे देखिए। विदाउट हार्ड वर्क अ लाइफ हैड नो मीनिंग्स। क्या मतलब हुआ? विदाउट हार्ड वर्क अ लाइफ हैड नो मीनिंग्स मतलब बिना और विदाउट। दोस्तों, इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं। देखिए, हार्ड वर्क एक नाउन है जिसका मतलब होता है मेहनत। और यदि आप इसको ऐसे लिखेंगे वर्क हार्ड तो वो वर्ब बन जाएगा जिसका अर्थ हो जाएगा मेहनत करना। तो फिलहाल ये नाउन है और इसे नाउन के रूप में यूज़ किया गया। विदाउट मतलब के बिना। विदाउट हार्ड वर्क मतलब मेहनत के बिना। अ लाइफ हैड नो मीनिंग्स मतलब कि मेहनत के बिना एक जीवन में कोई भी अर्थ नहीं है। नो मीनिंग्स मतलब मेहनत के बिना जीवन में कोई भी अर्थ नहीं है। सो इसलिए ही हैड वर्कड वेरी हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। क्या अर्थ हुआ? एंड अमास्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ वेल्थ। दोस्तों, इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, तो ये थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया वर्कड हार्ड। और जब किसी वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जिसका मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना।
तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए ही हैड वर्कड वेरी हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। थ्रू आउट हिज लाइफ मतलब अपने पूरे जीवन में, इसलिए उसने उसने अपने पूरे जीवन में बहुत मेहनत की थी। एंड अमास्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ वेल्थ। दोस्तों अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ना किसी चीज़ को, उसे अमास कहा जाता है। AMASS। और ये पास्ट का सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य, इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एंड अमास्ड, और उसने इकट्ठा किया हुआ था, क्वाइट अ लॉट ऑफ वेल्थ, और उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इसलिए उसने जीवन में अपने बहुत मेहनत की थी, बहुत परिश्रम किया था, और उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। ही विश्ड दैट हिज सन्स ऑल्सो शुड फॉलो हिज वेज। क्या अर्थ हुआ? विश का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा रखना, और सेकंड फॉर्म में विश्ड। ही विश्ड मतलब उसकी इच्छा थी, दैट की उसकी इच्छा थी कि हिज सन्स ऑल्सो शुड फॉलो। और दोस्तों यहाँ पर शुड का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग किसी भी वाक्य के अंदर सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? उसकी इच्छा थी कि उसके बेटों को भी फॉलो हिज वेज, उसी के रास्ते, मतलब जो उसके तौर तरीके थे, उसके जो रास्ते थे उन्हें ही फॉलो करना चाहिए। मतलब उसकी ये इच्छा थी कि जो उसके बेटे हैं वो भी उसी को फॉलो करें, वो भी उसी की मतलब चीज़ों का अनुसरण करें। चलिए आगे देखिए। When he grew very old। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ग्रो ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा होना, सेकंड फॉर्म ग्रीव ओल्ड। क्या अर्थ हुआ? When he grew very old, जब वह बहुत बूढ़ा हो गया। एंड फेल्ट, फील मतलब लगना, सेकंड ऑफ फेल्ट। एंड फेल्ट, और उसको लगा, दैट हिज एंड वॉज नियर, और कि उसका जो अंत है वो नज़दीक है। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वैन ही ग्रू वेरी ओल्ड एंड फेल्ट दैट हिज एंड वॉज नियर ही कॉल्ड हिज सन्स। मतलब जब वह बहुत बूढ़ा हो गया और उसको लगा, उसे महसूस हुआ कि जो उसका अंत है वो बहुत नज़दीक है, उसने अपने बेटों को बुलाया। आगे देखिए। माई सन्स, मेरे बेटो, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, नो वन इज़ इमोर्टल एंड आई एम नो एक्सेप्शन। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है। इमोर्टल का मतलब होता है अमर, और इसका जो एंटोनिम होगा, मतलब जो इसका विलोम होगा वो होगा मोर्टल, MORTL। और मोर्टल का जो विपरीत है वो इमोर्टल है, और दोनों ही एडजेक्टिव में। मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, मतलब जिसका नाश हो सके, जिसकी मृत्यु हो सके, जो खत्म हो सके। और इसका जो एंटोनिम है वो है इमोर्टल, जो यहाँ पर आप इस शब्द को देख रहे हैं, जिसको हिंदी में हम अमर कहते हैं, जो कभी भी नहीं मरता है। तो ये एडजेक्टिव है। स्पेलिंग को आप नोट कर लीजिए, IMMORTL। तो क्या अर्थ हुआ? यहाँ से देखते हैं इसकी मीनिंग। माई सन्स, मेरे बेटो, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, नो वन इज़ इमोर्टल, मतलब कोई भी अमर नहीं है। एंड आई एम नो एक्सेप्शन, और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। आई एम अप्रोचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ। दोस्तों अप्रोच का मतलब होता है बढ़ना, आगे बढ़ना, उसे अप्रोच कहा जाता है। टूवर्ड्स मतलब की ओर। और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का चल रहा होना, तो वहाँ इज एम आर का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या बताया? आई एम अप्रोचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ, मतलब मैं अपने जीवन की अंत की ओर बढ़ रहा हूँ। माई डेज आर नंबर्ड, नंबर्ड का मतलब है गिनती के। तो उसने क्या कहा? माई डेज आर नंबर्ड, मतलब जो मेरे दिन हैं वो गिनती के हैं। बट लेकिन बिफोर आई लीव यू, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको छोड़ूं, लीव का मतलब होता है छोड़ना, जाना, उसे लीव कहा जाता है। बट बिफोर आई लीव यू, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको छोड़ूं, आई वॉन्ट टू टेल यू अ सीक्रेट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा तो हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो फिलहाल ये सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। वांट का मतलब चाहना, टेल मतलब बताना। और जब दो वर्ब को जोड़ेंगे तो पहले आपको टू लगाना है कंजक्शन के रूप में, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? बट बिफोर आई लीव यू, लेकिन आपको छोड़ने से पहले, आई वॉन्ट टू टेल यू अ सीक्रेट, मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। सीक्रेट मतलब राज। देयर इज़ अ ग्रेट ट्रेजर हिडन इन माई विनयार्ड। दोस्तों देखिए ये जो वर्ड है
आप में से शायद ज़्यादातर लोग इसको वाइन यार्ड पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है ये कि ये जो शब्द आप देख रहे हैं VINEYARD, इसको इसमें ई साइलेंट है, तो इसको आप वाइन यार्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे विन यार्ड पढ़ेंगे। और विन यार्ड का मतलब होता है अंगूर का बगीचा, अंगूर के बगीचे को विन यार्ड कहा जाता है, ठीक है। और ये जो वर्ड है HIDEN, देखिए ये हाइड की थर्ड फॉर्म है, आप में से ज़्यादातर लोग शायद जानते ही होंगे। HID हाइड मतलब छुपना छुपाना, उस सेकंड फॉर्म हिड और थर्ड फॉर्म हिडन। तो यदि आप इस शब्द के बारे में बात करें, ये थर्ड फॉर्म है, उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है, तो यहाँ पर इस शब्द को एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया। तो चलिए इसका मतलब देख लीजिए, और ये मैंने आपको बता ही दिया, इसको विनयार्ड पढ़ेंगे, इसमें ई साइलेंट है, और विनयार्ड का मतलब अंगूर का बगीचा। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या बताया, आई वॉन्ट टू टेल यू ए सीक्रेट, मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। देयर इज़ अ ग्रेट ट्रेजर हिडन इन माई विनयार्ड। ट्रेजर का मतलब खजाना, मतलब मेरे अंगूर के बगीचे में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। ऑल दैट यू हैव टू डू, आपको बस ये करना है, इज़ टू गो टू द विनयार्ड, आपको विनयार्ड मतलब कि अंगूर के बगीचे में जाना है, आफ्टर माई डेथ, मेरी मृत्यु के बाद, एंड डिग इट, और दोस्तों डिग का मतलब होता है खोदना, और आपको उसे खोदना है क्वाइट डीप, क्वाइट डीप मतलब बहुत गहरा खोदना, डीप मतलब गहरा, ऑल ओवर मतलब पूरे में, सब में। यू विल फाइंड, आपको मिलेगा, फाइंड मतलब मिलना, अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी का संदूक, फुल ऑफ ट्रेजर, खजाने से भरा हुआ। तो दोस्तों यहाँ तक आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे कि वो जो वृद्ध व्यक्ति थे, जो बूढ़े आदमी थे, उन्होंने अपने बेटों को बताया कि मतलब कि मैं अपने अंत की ओर बढ़ रहा हूँ, और उससे पहले मैं आपको छोड़ने से पहले मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ कि मेरे जो अंगूर का जो मेरा बगीचा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ख़जाना छुपा हुआ है। आपको बस ये करना है कि आपको उस अंगूर के खजाने में जाना है मेरी मौत के बाद, मेरी मृत्यु के बाद, और वहाँ पर आपको बहुत गहरा खुदाई करनी है सब तरफ। यू विल फाइंड अ वुडन बॉक्स फुल ऑफ ट्रेजर, और आपको वहाँ एक लकड़ी का संदूक मिलेगा, फुल ऑफ ट्रेजर, खजाने से भरा हुआ। और दोस्तों यहाँ पर आप इस तरह से इस चित्र को भी देख सकते हैं, कहानी को अच्छे से समझने के लिए, कि ये उस बुजुर्ग व्यक्ति के बेटे हैं, और यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो उनको उस राज के बारे में बता रहे हैं। चलिए आगे देखिए। द फार्मर डाइड इन आ फ्यू डेज, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। डाई का मतलब होता है मरना, और सेकंड फॉर्म होती है डाइड, स्पेलिंग आप नोट कर लीजिए, DIED, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य, इसने सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द फार्मर डाइड इन अ फ्यू डेज, फ्यू मतलब कुछ, मतलब कि कुछ दिनों में किसान की मृत्यु हो गई। नो सूनर हैड द फार्मर डाइड देन हिज सन्स सेट टू वर्क, क्या अर्थ हुआ, नो सूनर मतलब कि जैसे ही, हैड द फार्मर डाइड मतलब जैसे ही किसान की मृत्यु हुई, देन फिर हिज सन्स सेट टू वर्क, जो उसके बेटे थे वो काम पर लग गए, उस काम के लिए निकल पड़े। चलिए आगे देखिए। बाय डिगिंग द विन यार्ड दे एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ बॉक्स फुल ऑफ ट्रेजर्स, क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, डिग का मतलब खोदना होता है, और ये फोर्थ फॉर्म है DIGGING, डिगिंग। तो क्या अर्थ हुआ, बाय डिगिंग मतलब खोद कर, द वाइन यार्ड अंगूर के खजाने को खोद कर, दे एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की अपेक्षा करना, उम्मीद करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए दे का यूज़ किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बाय डिगिंग द विन यार्ड मतलब कि अंगूर के खजाने को खोद कर, दे एक्सपेक्टेड मतलब उन्हें अपेक्षा थी, टू फाइंड अ बॉक्स फुल ऑफ ट्रेजर मतलब उन्हें एक संदूक से भरे हुए खजाने की उन्होंने उम्मीद की थी, उनको उन्हें अपेक्षा थी। दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड नॉट टू फाइंड एनी ट्रेजर, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत, जो कि एक एडवर्ब है, और डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, आप इसे, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली मतलब अत्यंत, और डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निराश। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, दे वर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड नॉट टू फाइंड एनी ट्रेजर मतलब किसी भी खजाने को ना पाकर वो बहुत ज़्यादा अत्यंत क्या हो गए, निराश हो गए। चलिए दोस्तों, और आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग डिगिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तरह से पूरे बगीचे को खोद रहे हैं। चलिए आगे देखिए कहानी को। बट लेकिन एज द विनयार्ड हैड बीन डग सो वेल,
इट yielded a bumper crop of grapes। क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन एज द विन यार्ड हैड बिन डग सो वेल। दोस्तों देखिए यहाँ हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। DIG डिग मतलब होता है खोदना, डिग डैग डग, और ये थर्ड फॉर्म है। तो आप इस चीज़ को याद रखें। ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव वॉइस का। और जब हम पास्ट परफेक्ट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर में हैड बीन का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो आप चाहें तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। पास्ट परफेक्ट में जब आप पैसिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन एज जैसे कि द वाइन यार्ड हैड बीन डग सो वेल, और लेकिन जैसे कि ये जो अंगूर का बगीचा था हैड बीन डग सो वेल, उसे बहुत अच्छी तरह से खोदा गया था। इट yielded, यील्ड का मतलब उपज देना या पैदावार, उसे यील्ड कहते हैं, सेकंड फॉर्म yielded। इट yielded अ बम्पर क्रॉप, मतलब उसने एक बम्पर जो फसल थी वो उसने उपजी, ऑफ ग्रेप्स अंगूरों की, दैट ईयर मतलब कि उस साल, द क्रॉप मेड द फार्मर सन रिच इंडीड। और यहाँ फार्मर के बाद एपेस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब काकी के होता है। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो वहाँ एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उस साल जो क्रॉप थी, क्रॉप मतलब फसल, जो फसल थी उसने फार्मर्स के मतलब कि किसान के बेटों को वास्तव में, इंडीड मतलब कि वास्तव में, अमीर बना दिया। दे अर्नड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, और बियॉन्ड का मतलब परे होता है और अर्न का मतलब कमाना। दे अर्न बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मतलब उन्होंने उम्मीद से भी ज़्यादा, उम्मीद के परे उन्होंने कमाई की। चलिए आगे देखिए। नाउ अब द सन्स ऑफ द फार्मर रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब एहसास होना, सेकंड फ्रॉम रियलाइज्ड। अब जो किसान के जो बेटे थे उनको एहसास हुआ व्हाट देयर फादर मेंट, कि उनके पिता का क्या मतलब था, बाय हिडन बॉक्स मतलब जो ऑफ ट्रेजर इन द विनयार्ड। तो अब उन्हें एहसास हुआ कि जो उनके पिता का क्या मतलब था, जो वो छुपे हुए संदूक के बारे, खजाने के संदूक के बारे में बात कर रहे थे जो उनके अंगूर के बगीचे में था। तो उन्हें पता लगा कि अब उनके पिताजी का क्या मतलब था। आगे देखिए। इन दिस वे, इस तरीके से, द फार्मर्स विश वॉज फुलफिल्ड, फुलफिल मतलब पूरा होना, कि जो किसान की जो विश थी, जो उसकी इच्छा थी, वॉज फुलफिल्ड वो पूरी हो गई। एंड हिज सन्स, और जो उनके बेटे थे, हैड लर्नड। दोस्तों LEARN, लर्न का मतलब होता है याद करना, कुछ सीखना, और ये थर्ड फॉर्म है लर्नड। तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? इन दिस वे, इस तरीके से, द फार्मर्स विश वॉज फुलफिल्ड, जो किसान की विश थी, इच्छा थी, वो पूरी हो गई। एंड हिज सन्स, और जो उनके बेटे थे, हैड लर्नड, वो सीख चुके थे, द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क। द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क मतलब कि उनके जो बेटे थे वो हार्डवर्क मतलब कि जो मेहनत की, परिश्रम की जो वैल्यू होती है वो उसे सीख चुके थे, उसकी वैल्यू, हार्डवर्क की वैल्यू को सीख चुके थे। तो चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मोरल है हम वो भी देख लेते हैं। क्या मोरल है इसका? इट इज़ ऑलवेज हार्ड वर्क विच पेज डिविडेंड्स। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, जिसे हम आम भाषा में समझ सकते हैं फ़ायदा, लाभ, उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो क्या मोरल क्या है इसका? इट इज़ ऑलवेज हार्ड वर्क मतलब ये मतलब क्या, हमेशा ही जो हार्ड वर्क जो होता है, मतलब जो मेहनत है, परिश्रम है, विच पेज डिविडेंड्स, जो हमें लाभ देता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, एंड आई होप यू रियली एंजॉयड दिस सेशन। And apart from this, I tried my level best to make you understand about all the vocabulary plus the translation part, and I tried to tell you all the structures which we found in this story. And if you really enjoyed this session, and if you really want to appreciate my hard work, it's my request that kindly subscribe the channel and press the bell icon so that you can keep getting notifications of my new videos. And try to share this video with your friends, and share this video with those people who want to learn English speaking, or those who want to learn translation, grammar and vocabulary. And you can share this video so that they can also improve their English. And apart from this guys, I request you to kindly share your feedback, your valuable feedback, so that maybe I can also improve the quality of my videos. And what I want that when you give me any type of suggestion, I always try to implement that, so that I can make good content which can be very useful for you, where I can help you to learn and grow in English. And apart from this guys, I'm very thankful to you guys, because most of you guys supporting me. And again I request you guys to keep supporting me, and I always try
to improve myself, and apart from this I always try to improve the quality of my videos, so that these videos can help you to learn English. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.